डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा, इस समय हम लोग बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 से 2024 तक के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 2019 के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर लिया है और आज हम लोग 2020 का सेट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, आप बताएंगे इसमें कि सबसे पहला सवाल का आंसर क्या है। देखिए जरा आप सवाल को, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड कौन सा है। एल्डिहाइड, तो आपको एल्डिहाइड में मालूम होना चाहिए कि एक ग्रुप होता है CHO, और जब भी आप इसकी बात करते हैं तो इसका जो IUPAC नाम में आता है अल आता है, AL। हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो अल आएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो चारों नाम में से देख लीजिए कि इसमें अल आया हुआ है, वही आपका एल्डिहाइड है। और अगर साधारण नाम होगा तो एल्डिहाइड तो अंत में आएगा ही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं आराम से। मतलब जिनके नाम में अल लगा है वो सबके सब एल्डिहाइड ही होंगे। ठीक, तो इसमें देखिए मेथेनॉल लगा है, मतलब अगर ऑल लग गया, ऑल, तो ऑल का मतलब होता है OH ग्रुप, जिसे आप एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं, याद रखिएगा। और अगर अंत में एन लगा है, एन, तो आपका एल्केन होगा, ये तो आप जानते ही होंगे। और इन लगा है तो एल्कीन होगा, आइन लगा है तो एल्काइन होगा। ठीक है, और लास्ट में अगर आपका ओइक अम्ल लगा हुआ है, ओइक अम्ल, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड, अर्थात COOH होता है। ठीक, ये मैं आपको पीछे भी करवा चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग एक क्लास IUPAC नाम पर लेंगे, फिर उसके बाद आपके सारे IUPAC के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सवाल को। देखिए, अब इसमें आपका आंसर मिल गया होगा, आपको बता दीजिए तो आंसर कौन सा होगा। अल को इसमें लगा है, इसमें ऑल लगा है, इसमें भी ऑल लगा है, इसमें एन लगा है, इसी में अल लगा है, तो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, मेथेनल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं HCHO। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं HCHO, हो जाएगा ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए जरा दूसरे सवाल की चर्चा कर लेते हैं। H2SO4 के जलीय विलयन का आपका pH मान क्या होता है, बताना है। तो चूंकि H2SO4 जो है एक अम्ल है, कैसे मालूम चला, कैसे कहेंगे आप मालूम चलेगा हमको, तो मैं आपसे कह देता हूं कि ऐसे यौगिक जिनकी शुरुआत H से होती है, जिनकी शुरुआत H से होती है, सबके सब अम्ल होते हैं, सबके सब अम्ल होते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। या तो उनमें आपका COOH ग्रुप दिखे तब वो अम्ल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो जो भी शुरुआत H से करेंगे सबके सब अम्ल होंगे। जिनके भी लास्ट में आपको OH दिखेगा, ये वाले ग्रुप को छोड़कर, नहीं तो इसको पता चलिए उसमें शामिल कर लीजिए, नहीं, जिनके लास्ट में OH दिखेगा आपको, वो सबके सब क्षार होंगे। क्या होंगे जी? क्षार होंगे, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो H से हो रही है, इसका मतलब ये अम्ल है। और अगर अम्लीय विलयन है तो इसका pH होगा 7 से कम, 7 से कम, क्योंकि 7 से अधिक पे क्षारीय होता है, 7 पर उदासीन होता है, और 0 पर भी आपका अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद आप देखिए, हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपके सामने है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या है, बताइए जरा। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो एक दिन मैंने आपको बताया था, अभी 2-3 दिन क्लास में पहले, कि सक्रियता श्रेणी बताया था मैंने आपको ना। सक्रियता श्रेणी में जो लोग हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, सब के सब तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं, सब के सब तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं, परंतु नीचे वाले विस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपका कॉपर होता है वो नीचे उपस्थित होता है, और ये बाकी के तीनों आपके ऊपर उपस्थित होते हैं। ये मैं पिछली क्लास में आपको सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाला सबको लिख के दे चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पुनः नहीं लिख रहा हूँ, आप जाइएगा पिछली क्लास में देखिएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। चलिए तो आगे चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है, कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं
कि कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश लगाया क्यों जाता है। तो चूंकि जब हम सोडियम प्रकाश की बात करते हैं तो सोडियम प्रकाश का मतलब होता है कि इसमें एक सोडियम लाइट लगी होती है, अर्थात एक लाइट होती है जिसमें सोडियम भरा होता है, और जब वो सोडियम वाष्पित होकर गर्म होने के बाद प्रकाशित होता है तो एक पीले रंग की प्रकाश पुंज निकलती है। किस रंग की प्रकाश पुंज निकलती है जी? पीले रंग की, याद रखिएगा। अब चूंकि इसमें केवल पीला रंग है तो इसीलिए प्रकीर्णन के बाद ये कई रंगों में विभक्त तो होगी नहीं क्योंकि अकेला है। और दूसरी बात, पीला रंग का प्रकीर्णन भी बहुत कम होता है क्योंकि आपने देखा था विबग्योर तो ये लोग जो हैं इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, बाकी इन लोग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। प्रकीर्णन जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है, 1/λ⁴ के, पहले भी आपको बताया जा चुका है। इसे रैले का नियम कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। रैले का नियम, रैले ये हैं, रैले वैज्ञानिक का नाम है, इनका नियम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे जो आपका V है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है और जो R है सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाता है, मतलब इन तीन लोग का तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा है। आपका सोडियम प्रकाश जो है वो पीले रंग का है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, तो उसकी प्रकीर्णन होगी कम। उसकी प्रकीर्णन क्या होगी? कम होगी। और जब प्रकीर्णन कम होगी तो वो कोहरे में बिना प्रकीर्णित हुए सीधे निकलता चला जाएगा, सीधे, और सामने वाले के आँख पर पड़ जाएगा और उसे दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ प्रकाश जैसा चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जब ज़्यादा कोहरा होता है तो वाहनों में सोडियम लाइट लगा दी जाती है जिससे दूर से ही उसका पता लग जाए कि वाहन आ रहा है, ठीक है। तो आप कारण क्या बताएंगे कि चूंकि जब सोडियम वाष्पित होता है तो एक पीले रंग की प्रकाश पुंज उत्सर्जित करता है, एक पीले रंग की प्रकाश पुंज उत्सर्जित होता है या उत्सर्जित करता है जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, जिससे वह कोहरे के कणों से प्रकीर्णित हुए बिना ही सीधे सामने वाले की आंख पर पहुंच जाता है और उसे दूर से ही आभास हो जाता है, वाहन का आभास हो जाता है, ठीक है ना। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो यही आपका आंसर लिखना होगा इसमें, ठीक। रेड लाइट का भी यूज किया जा सकता है क्योंकि उसमें भी आपकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, वो भी बिना प्रकीर्णित हुए आराम से निकल जाएगा। बस हो गया ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आपका बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, देखिएगा ज़रा लिखा क्या हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट 20 एम्पियर लिखा हुआ है 250 वोल्ट 20 एम्पियर, मतलब जो इसका विभव वो है 250 वोल्ट, और इसमें जो एम्पियर लिखा है वो धारा का मात्रक होगा, मतलब अधिकतम इसमें आप धारा कितनी प्रवाहित कर सकते हैं, अधिकतम प्रवाहित धारा। तो अधिकतम प्रवाहित धारा जो आई है वो आपकी 20 एम्पियर है। कितने एम्पियर है जी? 20 एम्पियर। इसमें कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं? उत्तर आप किलो वाट में बताइए। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है, मतलब कितनी पावर लगा सकते हैं आपको ये बताना है, अर्थात आपको P निकालना है। तो P बराबर आप निकाल देंगे V गुणे I से। V आपको 250 मालूम है और प्रवाहित धारा आपको 20 मालूम है। तो कितना आ जाएगा जी? 25 दूनी 50, 2 जीरो और आगे बढ़ जाएगा तो आपका आ जाएगा 5000 किलो वाट है। किलो वाट कहाँ लिख रहे हैं जी? 5000 वाट आएगा ना, अभी 5000 वाट। तो ये 5000 वाट आ गया। अगर आपको इसे किलो वाट में बदलना है तो किलो का मतलब होता है 1000, तो अगर आपको वाट को किलो वाट में बदलना है तो 1000 से देना पड़ेगा भाग, और ये हो जाएगा आपका 5000 बटे 1000, और जब कटेगा तो आ जाएगा 5 किलोवाट P। तो अधिकतम लोड कितना दे सकते हैं जी? 5 किलोवाट तक के उपकरण को हम उस पर चला सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा उपकरण चलाएंगे तो आपका मीटर जल जाएगा, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ये आपका सवाल का हो गया आंसर। अब जरा चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका बढ़िया और पसंदीदा सवाल है आपका,
देखिए कई बार आपको मिल चुका है। लिखा क्या हुआ है कि भैया एक अवतल दर्पण से फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब किरण आरेख बनाइए और प्रतिबिंब की स्थिति और आकार को समझाइए। मतलब पहले आपको लेना है एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण आपको लेना है। तो कुछ इस तरह से अवतल दर्पण को थोड़ा बड़ा सा बना लिया जाए और इसकी एक मुख्य अक्ष को बना दिया जाए। यहाँ पर इसका जो ध्रुव है वो P रहेगा और आपको मालूम होना चाहिए कि ये इधर साइड से पेंटेड रहेगा, क्योंकि इसके धंसे हुए भाग से परावर्तन होगा तभी ये अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप इसका फोकस कर दीजिए F और यहाँ पर आप इसका कर दीजिए C, इसकी 2 गुनी दूरी पर। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट कैसे रखना है देखिएगा ज़रा, मैं इस लाइन को सीधा कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा हमारा चित्र आसान बनने लगे जल्दी से। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने किसके किसके बीच रखा, कहा गया आपसे कहाँ से कहाँ तक किसके किसके बीच रखने के लिए। देखिए तो ज़रा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखना है आपको, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखना है। मतलब F और C के बीच, किसके बीच, F और C के बीच, ठीक है ना। देखिए लाइनिंग चल रही है इसलिए आकृति कैसी बन रही है उस पर फोकस मत करिए। अब आगे देखिए F और C के बीच आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को। अब जब ऑब्जेक्ट को आपने F और C के बीच रख दिया है तो वहाँ से कितनी किरणें निकलती हैं, 2 किरणें। कैसे, एक किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन, चूंकि दर्पण है तो परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात F से होकर गुजरती है। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं आप, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो दूसरी किरण है, दूसरी किरण वो सीधा आपकी जाती है F से होकर, ये जाती है आपकी F से होकर और फिर यहाँ से मुख्य अक्ष के हो जाती है समांतर। देख रहे हैं आप, यहाँ से वो हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो अब आप जरा देखिए कि उसने कहाँ कहाँ पर कट किया। देखिएगा जरा आप लोग, मैं फिर से कलम को यूज करता हूँ। हमारी रेखा बन चुकी है और रेखा चित्र हमारा हो चुका है। अब हमें जो लिखना है हम उसको यूज करते हैं। पहले आपका ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा ठीक कर दीजिए। ये थी आपकी वस्तु, ये वस्तु है आपकी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जहाँ से ये कट किया है ये आपका बनेगा प्रतिबिंब, और वास्तव में कट किया इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब आप बताइए कि ये वस्तु से छोटा लग रहा है कि बड़ा लग रहा है, बताइए तो जरा। देखने में ही वस्तु से आपको बड़ा लग रहा है, कैसा लग रहा है जी, वस्तु से बड़ा। उल्टा भी है और वास्तव में मिला भी है, तो वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया और वस्तु से बड़ा हो गया। और इधर आपका होता है इनफाइनाइट, तो किसके किसके बीच बना जी, इस C और इस इनफाइनाइट के बीच बन गया, ठीक है। तो बस आपका यही किरण आरेख हो गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपकी कौन सी एक्सिस थी, ये आपकी मुख्य अक्ष थी, ये तो आपको मालूम ही होगा। मैंने कहा कि एक किरण यहाँ से समांतर जाती है सीधा ऐसे, फिर जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगी उसके बाद वो F से होकर सीधे निकल जाएगी। दूसरी किरण F से होकर जाती है और जैसे जाती है वहाँ से आपका मुख्य अक्ष की हो जाती है समांतर, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। परंतु अगर आप C के पीछे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक किरण आपकी C से होकर जाती है ऐसे, मतलब C के पीछे आप रखेंगे तो ऐसे होकर जाएगी और फिर वहीं से चली जाएगी वापस। ध्यान दीजिएगा, तो आपके ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बनने लगते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए तो मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ जिससे आप आरेख को आराम से बना सकें। चलिए आप इस ऑब्जेक्ट को, मतलब इस चित्र को आराम से बनाइएगा, और समझदार तो हैं ही आप, अपने मन से भी बना सकते हैं। तो हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति और परिस्थिति लिख लेते हैं कि प्रतिबिंब बनी कैसे। चलिए यहाँ पे मैं किनारे लिख देता हूँ प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बना, पहली बात तो वास्तव में किरणों ने कट किया है इसलिए बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक, और नीचे बना है ऋणात्मक रहेगा इसीलिए बना उल्टा,
और वस्तु से आपको बड़ा लग रहा है तो वस्तु से बड़ा भी रहेगा, वस्तु से बड़ा भी रहेगा। और किसके किसके बीच बना, सी व इनफाइनाइट के बीच बना। ये मैंने आपको ट्रिक से बताया भी था कि अगर आप जितना लेंस के पास, ये दर्पण के पास चलते जाएंगे, प्रतिबिंब उतना ही दूर होता जाएगा, बताया था ना मैंने आपको। तो उस पॉइंट से आप जाके आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए, आराम से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चले हम लोग। नीचे कह रहा है ये भी सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है, तो मैं इस सवाल को यहाँ पर आपको कराने वाला नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा। देखिए ज़रा, लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश द्वारा प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण की घटना को समझाइए, चित्र से समझाइए। किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। तो आइए ज़रा यहाँ पे देखते हैं इस फिगर में हम लोग। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया भी था। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है विबग्योर। इसमें आपने देखा कि जो आपको वायलेट मिला, वायलेट कलर विबग्योर में जो आपका वी मिलता है वो सबसे नीचे मिलता है और आर आपका सबसे ऊपर मिलता है। तो जो आपका वी है, देखिए यहाँ से चलने के बाद सबसे ज़्यादा घूम गया है वी, क्योंकि जाना तो ऐसे चाहिए था, सबसे ज़्यादा घूमा है ना, ध्यान दीजिएगा। जबकि लाल सबसे कम घूमा है, तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जबकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, और इसको इसी फिगर से समझा सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में, ये 11 जनवरी की क्लास में मैंने आपको समझाया हुआ है। जाइए वहाँ पे प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है, उस पर देखिए, विस्तार पूर्वक हमने समझाया है। इसलिए यहाँ पे व्यर्थ में टाइम गंवाने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग चलते हैं अगले क्लास की तरफ। तो इसमें आपसे पूछा था किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है, तो कौन से रंग की किरण है जी, बैंगनी रंग की। अगर क्रम पूछता है तो आप इसी क्रम को याद रखिएगा, विबग्योर, विबग्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, ठीक है। ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब आइए, ये आपके सामने एक तगड़ा सवाल दिख रहा है जो कि 4 नंबर में आया हुआ है। मैं आपको पहले आपकी कुछ दुविधाओं को दूर कर देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे एक स्मॉल आर लिखा है जो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, जो कि 0.5 है। थोड़ा सा मैं अलग पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिख जाए। यहाँ पे स्मॉल आर है वो 0.5 है, 0.5 है इसकी वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पुनः लिख दिया है। ये आपका 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये आपका 10 ओम है, ये भी आपका 10 ओम है, और ये आपका 3 ओम है, 3 ओम, और ये आपका 2 ओम है, और ये आपका 1 ओम है, 1 ओम, ठीक है। तो सब कुछ मैंने आपको लिख के यहाँ पे बता दिया कौन कितना है। अब आपको क्या पूछ रहा है, प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। अब चूंकि आपको धारा ओम के नियम से ही निकलती है, तो I बराबर V/R होगा। तो V आपको 12 वोल्ट मालूम है, R आपको मालूम करना है, तुल्य प्रतिरोध। तो मैंने कहा था आपसे कि आप यहाँ से चलना प्रारंभ करिए, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से 2 तार निकले हुए हैं, एक इधर समांतर क्रम है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से पुनः 2 तार निकल गया। तो अभी यहाँ से 2 तार निकले ना, देखिए यहाँ से 2 तार निकले, फिर यहाँ पे आके मिले हैं। तो पहले आप इन दोनों को पैरेलल क्रम में हल करिए, फिर उसके बाद हल करने के बाद इसको एक तार बना लेंगे, तो फिर इन दोनों को हल करिएगा, फिर यहाँ से आपका ये बन जाएगा श्रेणी क्रम, फिर उनको हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़रा हम लोग इसमें कुछ बातें करते हैं और देखते हैं कि क्या सिस्टम होने वाला है इसका। तो कुछ नाम दिए जाएं, इनको नाम दिए जाएं। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध तो आर है, ये है। हम लोग ज़रा इनको नाम देना शुरू करते हैं। देखिए, ये पहले आप इसको नाम दीजिएगा R1, इसको नाम दीजिएगा R2, इस वाले को नाम दीजिएगा R3, इस वाले को R4, और ये वाले को R5। तो सबसे पहले जब आप चले यहाँ से आपने बैटरी से शुरू किया, तो ऐसे आप गए, यहाँ से आपका 2 तार निकला था। जब आप ऊपर गए तो यहाँ देखिए एक तार में आपको 2 लोग दिख गए। तो पहले ये श्रेणी क्रम में सबसे पहले हल कीजिए। तो कौन कौन से श्रेणी क्रम में मिल गए आपको, R1 और R2। तो आप यही लिखेंगे, चूँकि R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, चूँकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो R1 व R2 को श्रेणी क्रम में आप कर लीजिए, तो तुल्य प्रतिरोध इसका R डैश निकल जाएगा, जो हो जाएगा R1 + R2, चूँकि श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ दिया जाता है। तो उसमें आपका एक 2 ओम दिख रहा है और एक कितना ओम दिख रहा है, 3 ओम।
तो R1 को 2 ओम कर दीजिए और R2 को 3 ओम कर दीजिए, टोटल आपका आ गया 5 ओम। क्या आ गया जी? R डैश आ गया। अब एक बार आपको परिपथ फिर से बनाना पड़ेगा। देखिए, एक ही बैटरी बनाइए, ज़्यादा मत बनाइए। यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, यहाँ से आपका पहला प्रतिरोध निकला था, यहाँ पे आपका एक प्रतिरोध और था, फिर आप बात करेंगे, आगे चलेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आपका एक दूसरा प्रतिरोध था, यहाँ से आपके जो दोनों प्रतिरोध थे आपने उनको एक साथ कर लिया है। अब देखेंगे ज़रा, ये दोनों प्रतिरोध हमारे एक साथ चले गए हैं, ये वाले दोनों, देख रहे हैं ना। तो अब हम उनको मिला के R डैश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? R डैश लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख दें, देखिए इसको हम लोग लिख दें R डैश। ये तो हमारा R3 है ही, और ये हमारा R4 था, और नीचे वाला ये क्या था? R5 था, और ये स्मॉल r था। अब यहाँ से हम चलेंगे तो ये देखिए, यहाँ से अभी गए आगे, तो यहाँ से फिर गए आगे, यहाँ से 2 लाइनें फिर निकली हैं। देखिए यहाँ से तो एक इधर गया है, एक इधर गया है, मतलब ये दोनों जो आपके दिख रहे हैं ये किस क्रम में दिख रहे हैं बताइए? समांतर क्रम में। R डैश और R3 को हल किया जाए, R डैश और R3 को हल किया जाए। तो आइए ज़रा, वैसे भी आप देख लीजिए, ये वाला और ये वाला, तीनों एक ही साथ आप हल कर सकते हैं, तीनों को एक ही साथ आप हल कर सकते हैं, याद रखिएगा। परंतु आप यहाँ से पहले इसको हल कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो चूंकि देखिए, चूंकि R डैश व R3 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है जी? समांतर क्रम में है। तो अब समांतर क्रम आ गया तो आपको मालूम है कि इसका जब तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश निकालने जाएंगे, डबल डैश मैंने कर दिया है, तो 1/R डैश प्लस 1/R3 करना पड़ेगा। तो आज मैं कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं तो पिछली क्लास की तरफ फिर भूल जाएंगे, तो उल्टा ही कर लेंगे। R3 देखिए आपका 10 ओम है, और R डैश जो है आपका 5 ओम आया हुआ है। तो जो R डैश है वो आपका 5 आया, और ये जो है आपका कितना आया? 10 आया। तो आप ज़रा देखेंगे कि यहाँ से आपको क्या मिल रहा है। LCM 10 मिला, तो 5 दूना 10, 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। तो ये जो आपको मिला 1/R डबल डैश बराबर 3/10, तो आप उसको उल्टा कर देंगे अगर, तो R डबल डैश बराबर मिल जाएगा 10/3 ओम। 10/3 ओम आपको मिल गया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब जब R डबल डैश भी आपको मिल गया, यहाँ से R डबल डैश आपको मिल गया, तो अब फिर से एक बार परिपथ को बना लीजिएगा। आप फिर से एक बार परिपथ को बनाइएगा। कैसे? ये आपका हो गया सेल, यहाँ पे आपका एक पहला प्रतिरोध था, यहाँ पे आपका एक दूसरा प्रतिरोध था, यहाँ पे आपका आंतरिक प्रतिरोध था सेल का, और फिर अब इसको आपने हल कर लिया है, तो अब यहाँ पे 1 हो चुका है ये, ठीक है, यहाँ से। और ये आपका हो चुका है R डबल डैश, और ये आपका बचा था R4, नीचे आपका बचा था R5, और ये आपका था स्मॉल r, और ये आपका था V। अब चलिए, अब इन दोनों को देखिए, किन दोनों को देखिए, एक R डबल डैश और एक R4, ये पुनः आपका समांतर क्रम में हो गया, क्योंकि यहाँ से चलेंगे आप, यहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 तार निकले हुए हैं। अब फिर इनको सॉल्व करिए, ध्यान दीजिएगा, एक आगे से आप सॉल्व करते चले आइए, लाइनें आपको अपने आप मिलती जाएंगी। तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए। R4 व R डबल डैश किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो फिर एक बार तुल्य प्रतिरोध निकालिए। श्रेणी क्रम क्यों लिख रहे हैं जी? गलत गलत लिखते हैं आप लोग। समांतर क्रम में है, तो फिर से तुल्य प्रतिरोध तो R ट्रिपल डैश निकलेगा जी इस बार, और 1/R4 करिए, और प्लस 1/R डबल डैश कर लीजिए, तो 1/R4। फिर से मैं बैक करके चेक करता हूँ, नहीं पता चला फिर उस दिन की तरह गलत होगा हम लोग का। आइए देखिए, R4 आपका 10 ओम है, और जो आपका R डबल डैश है वो आया 10/3। तो चलिए ज़रा देख लीजिए आप लोग। तो इसका था 10 ओम, और ये था आपका 10/3, तो ऊपर भेज दीजिए आप उसको, तो 1/10 प्लस 3/10, ठीक है। तो अब आ जाइए, आगे चलते हैं। देखिए आपका जो LCM है वो हो जाएगा 10, तो 1 प्लस 3 बराबर 4/10, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2/5, मतलब 1 जो R ट्रिपल डैश है वो 2/5 आया। तो जब आप पलटेंगे तो R ट्रिपल डैश जो आएगा
तो 5/2 ओम आएगा। कितना आएगा जी? 5/2 ओम आएगा। तो अब फिर से एक बार आप परिपथ को बनाइए। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध था। यहाँ से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे आपका एक प्रतिरोध और मिल गया है। तो टोटल आपको 3 प्रतिरोध मिल गए हैं। ये आपका R∭+ हो चुका है, ये आपका R5 ही है, और ये आपका स्मॉल r है। तो तीनों आपके श्रेणी क्रम में आ गए हैं। तीनों आपके श्रेणी क्रम में आ गए हैं, मतलब R∭+ ये आपका V था, वह R5 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? तो ये लास्ट है। अब हम लोग इसको तुल्य प्रतिरोध मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं जी? तुल्य प्रतिरोध मान सकते हैं। तो इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध R बराबर, सबको जोड़ दिया जाए सीधा सीधा। क्या कर दिया जाए? R प्लस R∭+ प्लस R5। तो जो आपका R था वो था 0.5, और ये R∭+ जो था वो था 5/2, और ये R5 जो था वो था 1 ओम। तो R∭+ को लिख दीजिए आप 5/2 को 2.5 काट कर, और ये +1, तो टोटल 2.5 और 0.5 3 होगा, 3 और 1 4 ओम आ जाएगा। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध जो है R बराबर आ गया 4 ओम। ठीक है। और जो हमारा विभव था बैटरी का वो कितना है जी? 12 वोल्ट। निकाल लीजिए आप लोग। इसलिए प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा? I बराबर V/R से, तो 12/4 कट जाएगा तो 3 एम्पियर आ जाएगी, हो जाएगी ये हमारी धारा। तो परिपथ में 3 एम्पियर की धारा बहेगी। हो गया आपका आंसर। देखिए जरा, सवाल खत्म कि कुछ और पूछा है यहाँ पे आपसे? बोलिए जरा। देखिए यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा भी है, अभी और पूछा है, सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करनी है, तो अब आप लिखिए, चूंकि सिरों पर वोल्टता, किस पर? सेल के सिरों पर वोल्टता। देखिए, चूंकि आप बात करेंगे अगर कि जो सेल है उसके अंदर कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, तो उसकी जो कुछ विभव है, अर्थात उसका जो कुछ ईएमएफ है, उसकी कुछ वोल्टता है, वो उसके प्रतिरोध को ही खत्म करने में लग जाएगी जी। बाकी जो बचेगी वही तो आपके सिरे पर आएगी ना। इसीलिए आपका जो V बराबर फॉर्मूला बनता है वो EMF माइनस IR बनता है। EMF माइनस IR बनता है, जिसे आप लोग केवल E भी बोलते हैं। इस EMF को आप लोग क्या बोलते हैं? E भी बोलते हैं। इसीलिए तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V बराबर E इंटू आई आर, सॉरी V बराबर E माइनस IR। V बराबर आपने क्या पढ़ा होगा? E माइनस IR, जहाँ पे E क्या है? E है EMF। बैटरी का ईएमएफ कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट। जैसे आपके घर में बैटरी भी लगती है 12 वोल्ट की। ठीक है। और आई आपने देखा 3 एम्पियर बह ही रहा है, और आप कैपिटल आर मत रखिए, क्योंकि आप आंतरिक प्रतिरोध की बात करने वाले हैं। तो घटेगा कौन? आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पे आपको स्मॉल r रखना है। क्या रखना है जी? स्मॉल r रखना है। बस मान रख दीजिए, आपका हल हो गया सवाल। तो V बराबर E माइनस IR। देख लीजिए E क्या है आपका? E है आपका टोटल 12 वोल्ट, और चूंकि आपने धारा प्रवाहित की है 3 एम्पियर, और आपका जो स्मॉल r था बैटरी के अंदर वो 0.5 ओम का काम कर रहा था। तो इसको लिखे 12.0 माइनस 1.5, माइनस करेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, ये 10.5 वोल्ट। मतलब हमको बैटरी के सिरे पर कितनी वोल्टता मिल पाएगी जी? 10.5 वोल्टता मिल पाएगी, क्योंकि 1.5 वोल्ट जो है वो बैटरी के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध ही खा जा रहा है। आप इस बात को अपने दिमाग में भर लीजिए, बैठा लीजिए, घुसा लीजिए। ठीक है, ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, बढ़िया सवाल था, लेकिन कम नंबर में पूछा। इसको 7 नंबर में कम से कम पूछना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। वैसे मैंने आपको जो बताया कि यहाँ से आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। पहले श्रेणी क्रम में लगा लीजिएगा, फिर आपके 1, 2 और 3 लोग सीधे समांतर क्रम में आएंगे, तो आप उसको कर सकते हैं एक साथ। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि देखिए, आप सीधे सीधे एक बार R4 को ले लीजिए, एक बार R3 को ले लीजिए,
और सीधे आप एक बार आर डैश को ले लीजिए, ठीक है, तीनों को एक साथ, जैसे मैंने आपसे वहाँ पे कहा था। तो जो आपका R4 है देखिए 10 ओम है, R3 आपका भी 10 ओम है, यहाँ पे आपको 5 ओम मिला है। कितना ओम मिला हुआ है? 5 ओम। तो R4 आप करेंगे 10 ओम और प्लस ये भी 10 ओम और ये 5, तो 5 और 10 का हो जाएगा लसक 10 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 2 ये 10 होता है जी, 10 होता है। तो टोटल आएगा 4/10, कट जाएगा तो 2/5, मतलब 5/2 आएगा जो आया था, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो तीनों को एक साथ कर लेंगे तो आपका एक पेज बच जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए, जो ये हिस्सा हम लोगों ने किया हुआ है, देखिए ये हिस्सा और आपका ये हिस्सा एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ तक आप लोग एक साथ कर लेंगे, मतलब 3 पेज वाला सवाल आप लोग एक ही बार में कर लेंगे और डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। चलिए, तो ये भी काम आप कर सकते हैं। आइए ज़रा इस सवाल पे देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एसी है, प्रतिदिन 10 घंटे चल रहा है और प्रति माह अर्थात 30 दिन का खर्च बताना है आपको। तो चूंकि सबसे पहले हम लोग प्रति यूनिट की बात करते हैं, अर्थात यूनिट की बात करते हैं, तो सबसे पहले यूनिट की बात करना है तो वाट की बात करिए आप, वाट। तो जो आपकी शक्ति है, शक्ति वो दी गई है 1.5 kW, परंतु हम लोग इसे वाट में निकालते हैं। किस में निकालते हैं जी? वाट में। तो जो वाट निकलेगा हमारा किलो को ख़त्म करने के लिए, जैसे आप किलो को ख़त्म करेंगे, किलो का मतलब होता है 1000, तो आपका आ जाएगा 1500 वाट। कितना आ जाएगा जी? 1500 वाट, ठीक है। ये आपका आ गया वाट आ गया, मतलब आप जो उपकरण चला रहे हैं वो 1500 वाट का चला रहे हैं। कितनी देर चला रहे हैं? कितनी देर चला रहे हैं? 10 घंटे चला रहे हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन 10 घंटे चला रहे हैं। कितने दिन आपको चलाना है? जो दिन है वो कितने दिन है? 30 हैं। कितने हैं? 30 हैं। तो तुरंत ही आप यूनिट निकाल लीजिएगा। यूनिट का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या बनता है? वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटे 1000। अभी एक दिन की बात करता तो दिन छोड़ सकते थे आप लोग। तो वाट आ गया आपका 1500, चला रहे हैं आप 10 घंटे। 100 घंटे क्यों आ रहा है जी? 10 ही घंटे तो होते हैं। 10 घंटे चला रहे हैं और कितने दिन चला रहे हैं? 30 दिन चला रहे हैं। भाग किससे दे रहे हैं आप? 1000 से दे रहे हैं। मान क्या काट रहे हैं? 0 0 0 0 0 0, बन गया हीरो। तो 15 या 45 बन गया आपका 450 यूनिट। मतलब आपने एक महीने में 450 यूनिट एसी में ख़त्म कर दिए। अब आपका प्रति यूनिट खर्च दिया था 7 रुपये सवाल में नीचे, आपने सवाल पीछे पूरा पढ़ा ही है, उसमें देखा ही है। प्रति यूनिट जो खर्च है वह है आपका 7 रुपये। तो इसलिए कुल खर्च क्या होगा? प्रति का मतलब जानते हैं, एक होता है, एक। तो एक यूनिट का खर्च जो दिया है 7 रुपये है। तो जो कुल खर्च होगा, कुल खर्च बराबर 7 गुणा आपका आ जाएगा कितना? 450। 450। तो आपका आ गया 0, 7 × 5 = 35 को 5 हासिल 3, 7 × 4 = 28, 3 31। 3150 रुपये आपको एसी चलाने के देने पड़ेंगे अगर आप प्रतिदिन 10 घंटे एसी चलाते हैं तो। यहाँ लोग 15-18 घंटे चलाए रहते हैं, सोच लीजिए उनका कितना बिल आना चाहिए। चलिए, अब इसमें देख लीजिए आपका आज का आखिरी और अंतिम सवाल कह रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको लगने वाली बल की दिशा बतानी है, तो आपको अपना लेना पड़ेगा कौन सा हाथ? बाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम लगेगा जी? बाएं हाथ का नियम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस लिए प्रयोग किया जाता है? धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो आपसे ऑप्शनल में पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं। यह मैंने आपको ऑप्शन में भी पूछा हुआ था, प्रश्न में पूछा था, आप जाके देखिएगा कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो किस नियम से ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो ये नियम क्या कहता है पहले आप देख लीजिए, चूंकि इसलिए मैं आपको लिख के लाया हूँ
कि यहाँ पे मैं हाथ का फिगर आपको दिखा नहीं सकता था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले कहा गया कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि जो हमारी पहली उंगली है जिसे आप तर्जनी कहते हैं, क्या कहते हैं, तर्जनी, ठीक है, जिसे आप तर्जनी कहते हैं, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हो और दूसरी उंगली अर्थात बीच वाली उंगली धारा आई को प्रदर्शित कर रही हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जो अंगूठा रहेगा आपका चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर आप फिगर को देख सकते हैं कैसे बनाया है। ये आपका बायां हाथ है, आपका अंगूठा ऊपर है, उंगली सीधी है और ये जो उंगली है एकदम आगे की तरफ है, आप दिखा नहीं सकते हैं उसको। जब आप अपनी उंगली करेंगे तो आपको साफ साफ सीधे सीधे ये दिख जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, तो ये आपको उसमें आपकी उंगली दिख जाएगी जब आप लोग 90 अंश के कोण पे करेंगे। तो ये आपकी तर्जनी उंगली हो गई, तर्जनी हो गई। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। जो आपकी मध्यमा है, मध्यमा उंगली आपकी विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। तो जो आपका अंगूठा अर्थात अंगुष्ठ है वो चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है जी? चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये किसका नियम है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फिगर आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको फिगर भी लेकर आया हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपसे चित्र सचित्र वर्णन पूछा गया है, इसमें तो नहीं पूछा गया है। पूछा गया क्या सचित्र वर्णन? नहीं, सचित्र वर्णन नहीं पूछा गया। तो बस आप इस नियम को लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, और आपको ये फिगर बना देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, बढ़िया नंबर मिल जाता है। लेकिन एक बार आपसे सेट में फिगर के साथ पूछ लिया गया है, ठीक, तो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको इस नियम को। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, हम लोग अगर थोड़ा सा इस बात को समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, जरा देखिए आप लोग। ये आप लोग को एक यू आकार का चुंबक लेना है, ठीक है, और आपका ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र आपको मालूम ही होना चाहिए इधर साइड में होगा, इधर साइड में होगा कि नहीं होगा। अब आप लोग एक तार को ऐसे लगा दीजिए, एक तार को ऐसे लगा दीजिए। मैं थोड़ा सा पेन को चेंज करता हूँ, फिर आपको तार अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, आप लोग एक तार को यहाँ से आ जाइए, कलम में काफ़ी सारी ले लेता हूँ। यहाँ से आप एक तार को लगा दीजिए इस तरह से, ठीक है, और तार में आप धारा प्रवाहित कर दीजिए इस साइड में, धारा आई। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना कि नहीं दोनों के बीच? बना कि नहीं बना? तो ये जो तार है ना, इसमें एक बल लगेगा, कहाँ की साइड में? ऊपर की साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में लगेगा। वो ऊपर उठाएगा उस तार को। ये तल के लंबवत है, मतलब जिधर मैं बैठा हूँ ना आपके सामने, जिधर आप बैठे हैं अपने मोबाइल पे, आपकी सीधे आंख में आके लगेगा वो, याद रखिएगा। तब जाके उन दोनों के लंबवत हो पाएगा, मतलब ऐसे ऊपर उठा लीजिए आप इसको ऊपर, ठीक है। ये दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यही लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा और तार आपका ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। चलिए, अब जरा हम यहाँ पे बात करते हैं। लिखा हुआ प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, कट चुका है, फिर भी थोड़ा सा आप प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में जान लीजिए। लिखा क्या हुआ है? वह धारा जिसका परिमाण निश्चित रहता है और जो परिपथ के किसी भी बिंदु पर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। जैसे इसका फिगर देख सकते हैं आप लोग, देखिए, यह है आपका, ये आपका एल आकार बना हुआ है यहाँ पे। ये इधर साइड में अगर समय को प्रदर्शित करता है, ये धारा को है। धारा देखिए फिक्स हो चुकी है, समय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सीधे चलती जा रही है, दिख रहा है ना। यही है आपकी दिष्ट धारा। कौन सी धारा है जी? दिष्ट धारा है, ठीक है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा देख लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा कैसी धारा है? देखिए जरा, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा आवर्ती रूप से समय के साथ बदलते रहते हैं। आवर्ती रूप से, आवर्ती का मतलब होता है जो जहाँ जाएगा फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा, इसको आवर्ती रूप कहते हैं। आवर्ती रूप से समय के साथ बदलते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। मतलब जिसका परिमाण निश्चित रहता है, क्या कहलाती है? दिष्ट धारा।
जिसके परिमाण आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहलाती है जी? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसका फिगर देख लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलती है? यहाँ से शुरू होती है, पहले अधिकतम जाती है, फिर जीरो आती है, फिर अधिकतम जाती है, फिर जीरो, फिर अधिकतम, फिर जीरो, फिर अधिकतम, ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ आने के बाद वो करंट छोड़ देगा, यहाँ आने के बाद फिर छोड़ देगा, यहाँ चपकेगा, यहाँ छोड़ेगा, यहाँ चपकेगा, यहाँ छोड़ेगा, इसलिए झटका देती है ये, जबकि ये चिपक लेती है क्योंकि एक साथ पकड़ लिया आपको। और अगर पूछा जाए तो खतरनाक कौन होती है, तो खतरनाक होती है प्रत्यावर्ती धारा। दोनों में खतरनाक होती है प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि देखिए ज़्यादा झटका दे रही है। ये तो मान लीजिए एक अगर 220 वोल्ट का ऊपर चली गई तो ठीक है, 220 वोल्ट ऊपर चली गई। अगर ये 220 ऊपर गई ना तो 220 देखिए नीचे भी आ रही है, और टोटल आपका मिला के जा रहा है 440। मतलब ये झटका कितने वोल्ट पे देगी? 440 वोल्ट पे देगी। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर ये 220 ऊपर गई 220 नीचे जाएगी, अगर 100 ऊपर गई तो 100 नीचे, 150 ऊपर तो 150 नीचे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। उसके बाद अगर दोनों में आपसे अंतर पूछा जाए, अंतर आपसे पूछा जाए तो बस वही कहानी कहेंगे, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ नियत रहते हैं। पहला अंतर, इसका परिमाण समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता रहता है, समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता रहता है, ठीक है ना। दूसरा लिखेंगे आप लोग, दिष्ट धारा बैटरी से प्राप्त की जाती है, बैटरी और सेल से प्राप्त की जाती है, ये लिख दीजिएगा। दिष्ट धारा बैटरी और सेल से प्राप्त की जाती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र और डायनामो से प्राप्त की जाती है, विद्युत जनित्र और डायनामो से प्राप्त की जाती है, ठीक है। और दिष्ट धारा का उपयोग घरों में टॉर्च और इन्वर्टर आदि में किया जाता है, इन्वर्टर की बैटरी आदि में किया जाता है, ये लिखेंगे आप लोग। जबकि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग घरों और कारखानों में होता है। जो बिजली बन के हमारे यहाँ पे आती है ना करंट, वो प्रत्यावर्ती धारा ही होता है। बाकी जो आपकी इन्वर्टर में बैटरी लगी है वो दिष्ट धारा देती है, परंतु जो इन्वर्टर लगा होता है ना, इन्वर्टर फिर से उसे प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट कर देता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो आगे देखिए आप लोग, कुछ और अंतर इसमें देख सकते हैं। कुछ और अंतर में जैसे लिख लीजिएगा, दिष्ट धारा कम खतरनाक होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है। दिष्ट धारा कम खतरनाक होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है। और प्रत्यावर्ती धारा में आप लिख सकते हैं कि इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ाया और घटाया जा सकता है। किसमें? प्रत्यावर्ती धारा में लिखिएगा, इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ाया और घटाया जा सकता है। और दिष्ट धारा में आप लिख लीजिएगा, इसे बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है, इसे बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ये नियम आपसे कट चुका है, आपको इसे पढ़ना नहीं है 1% भी। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके दिमाग में रहे। अगर आ गया तो बोनस नंबर आपको मिल जाएगा, अगर पेपर में आ भी गया तो आपको बोनस नंबर मिल जाएगा, अगर आप इस बात को लिख देंगे तो, ठीक है। चलिए, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आप बायोलॉजी का सेक्टर पूरा तैयार करते रहिए, जितना आपने पढ़ लिया उसको तैयार करते रहिए, जो बचा है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम हैं तो क्या गम है, पढ़ते रहिए। चलिए।